Okay, guys, this is our last topic that ends with control. हमने अभी तक सारे अपने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। प्लानिंग से हमने स्टार्ट किया, प्लानिंग टूल्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा, मोटिवेटिंग के बारे में पढ़ा, मोटिवेशनल इश्यूज़ के बारे में पढ़ा, हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। मैनेजमेंट का जो हमने जब काम स्टार्ट किया था तो मैनेजमेंट में जो सबसे लास्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल। और ये कंट्रोल का जो लफ्ज़ है, इससे जो पहली जो चीज़ माइंड में आती है हमारे जैसे लोगों की, वो ये आती है कि ये शायद बात की जा रही है कि किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करना है और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बेहतर तरीके की तरफ लेकर जाना है। यहाँ पे जो कंट्रोल का लफ्ज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। यहाँ पर जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तो हम कंट्रोल को समझने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दोज प्लानिंग जो हमने ऑलरेडी की हुई है, और अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे वो प्लानिंग हमारी कितनी हद तक कामयाब रही है, ताकि हम साथ साथ जाके जो भी रेमेडियल एक्शन है वो हम कर सकें। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कंट्रोल है क्या और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती हैं चीज़ों को, टूल्स क्या क्या हैं, और आज की दुनिया में कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं कंट्रोल के। तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल का मकसद क्या है, कंट्रोल का मकसद यहाँ पे चीज़ों को या लोगों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि कंट्रोल का मतलब है प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर that they are being accomplished as planned and as of correcting any significant deviation। आपने प्लान किया था कि आपने इस दफ़ा 4 GPA हासिल करना है, जिसके लिए आपने कहा था कि हम हर वीक जो है वो लेट्स सपोज 40 आवर्स स्टडी को देंगे, और आपने 40 आवर्स का प्लान किया था ताकि अगर किसी एक दिन में कम हो सका तो हम दूसरे दिन में बढ़ा लेंगे। अब आप हर वीक ये वर्किंग चेक कर रहे हैं कि जो मैंने 40 आवर्स का प्लान किया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं, और आप पहले वीक में पहुंचते हैं और आपको फील होता है कि 40 के अगेंस्ट मैंने 42 आवर्स पढ़ लिया। नेक्स्ट वीक में आप जाएं तो आपको पता चला कि आपने सिर्फ 30 आवर्स पढ़ा है। अब नाउ यू आर शॉर्ट ऑफ 10 आवर्स इन सेकेंड वीक एंड यू आर इन सरप्लस ऑफ 2 वीक्स इन दी फर्स्ट वीक। सो इसका मतलब है आप ओवरऑल 2 वीक्स के अंदर 8 आवर्स शॉर्ट है। नाउ ये जो आप वर्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब है नेक्स्ट वीक में अब आप बेहतर उस तरीके से कर सकेंगे अगर आप नेक्स्ट थर्ड वीक में 42 आवर्स उस वीक के प्लस 8 आवर्स पिछले वीक के भी पूरे करें। ये जो प्रोसेस है चीज़ें देखने का, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज़ को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है ये कंट्रोल का बेसिक पर्पस क्या है, कंट्रोल का सबसे बेसिक पर्पस ये कि जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपके गोल्स हैं, चाहे पर्सनल चाहे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आप उनको प्रॉपरली एकम्प्लिश कर सकें। अगर आप ये कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो ये एकम्प्लिश नहीं हो पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा खबरों में कि जी FVR ने जो टारगेट मिस कर दिया, FVR इतने से शॉर्ट में, FVR इतने टेक्स्ट में शॉर्ट से। ये क्या प्रोसेस है? दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि FVR ने जो प्लान बनाया कि हम अगर इस दफ़ा 1000 अरब रुपए का टैक्स हासिल करेंगे, तो वो ये पहले से वर्किंग कर लेते हैं कि अच्छा एक्सपेक्टेडली पहले 6 महीने में वो 1000 का 40% हासिल करेंगे, यानी कि 400 बिलियन रुपीज़। अब वो 400 बिलियन रुपीज़ वो मंथ में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद मंथली अपने टारगेट्स को चेक कर रहे होते हैं कि हम कहाँ पे कितने शॉर्टेज में हैं, ताकि उसके मुताबिक अगर उन्हें लगे कि मजीद को टैक्स लगाना है या कोई टैक्स का रिलीफ देने का प्रोग्राम हो तो उसकी पूरी वर्किंग की जा सके। दिस इज कॉल्ड आवर कंट्रोलिंग प्रोसेस। अच्छा, कंट्रोल डिज़ाइन करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। एक कंट्रोल वो होता है जो कि मार्केट के थ्रू आता है, यानी कि आप एक मार्केट में काम कर रहे हैं और जो कंट्रोल है वो मार्केट के प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ करें आपका टीवी चैनल से ताल्लुक़ है और आपने कोई एक नई प्रोडक्ट, कोई नई एक ड्रामा निकाला, कोई नया एक शो शुरू किया, और जो आपकी जो मार्केट है वो मार्केट उसके बारे में अच्छी राय कायम करती है या बुरी राय कायम करती है, और उसके मुताबिक आप अपने प्लान को चेंज करते हैं। दिस इज़ मार्केट कंट्रोल। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है that depends on organizational authority and relies on rules, regulation and procedure। and clan control जो है वो shared value से आता है, किसी भी फर्म के कल्चर की जो shared values हैं वहाँ से उसका कंट्रोल ड्राइव होता है।
अगर हम इसकी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की कोशिश करें तो हमने जिस तरीके से कहा कि मार्केट कंट्रोल जो है वो मार्केट से आएगा, मिसाल के तौर पर प्राइस कंपटीशन, मिसाल के तौर पर रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका मार्केट के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो ओपन मार्केट के अंदर डिफाइन हो रही होती हैं, वो अपना कंट्रोल मार्केट से हासिल करती हैं। ब्यूरोक्रेटिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रोल है, और क्लैन जो है उसका ताल्लुक ज़ाहिर है किसी एक ग्रुप के साथ है, चाहे वो ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, चाहे वो बाहर से हो। कंट्रोल जो है ये फाइनल लिंक है मैनेजमेंट फंक्शन का, सबसे आखिरी फंक्शन है प्लानिंग के बाद। प्लानिंग के बाद तो हम इसको फाइनल लिंक किस तरीके से कहेंगे? हमने कहा जी सबसे पहले प्लानिंग की हमने, जिसमें कंट्रोल्स लेट मैनेजर्स नो वेदर देयर गोल्स आर ऑन टारगेट एंड व्हाट फ्यूचर एक्शंस टू टेक। प्लान, मैनेजर जो भी प्लानिंग की है, अब मैनेजर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि उनके जो गोल्स हैं और जो प्लान है वो राइट ट्रैक के ऊपर हैं कि नहीं है। सो इस तरीके से कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली कंट्रोल हेल्प करता है एम्प्लॉयज को एम्पावर करने में। इसका मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं थ्रू कंट्रोल, उन्हें अपने काम का फीडबैक मिलता जा रहा है फौरी तौर पर, ठीक है, कि हम ट्रैक पर हैं कि नहीं है। और कंट्रोल हेल्प करता है वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, ये फिजिकल सिक्योरिटी को बढ़ाता है एंड हेल्प्स मिनिमाइज वर्क प्लेस डिसरप्शंस। इस तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का पूरा लिंक शामिल होता है। आपने देखे थे जब हमने मैनेजमेंट की बात की थी तो 4 बेसिक गोल्स डिफाइन हुए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप देखें प्लानिंग के अंदर सबसे पहले गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह डिजाइन हो गए। उस प्लानिंग को किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है, दैट इज थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने स्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख ली। अब उसके जरिए लोगों से काम किस तरीके से हम लेंगे, दैट इज थ्रू मोटिवेशन, दैट इज लीडिंग। और उसके बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरे का पूरा जो सर्कल है प्लानिंग का वो चलता रहेगा। कंट्रोल के प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहले आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे, कॉमन सी बात है। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद जो प्लान आपने किया था उसको आप स्टैंडर्ड कह लें, उसको उसके साथ कंपेयर करेंगे, और उसको कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि आप किस तरीके से शॉर्टेज में हैं या आप सरप्लस में है, और उसमें जो भी करेक्टिव एक्शंस आपको चाहिए होगा फिर आप लेंगे। इसका मतलब है कंट्रोल प्रोसेस 3 स्टेप में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल पोजीशन दें, प्लान्ड पोजीशन दें, और उसके बीच में जो भी करेक्टिव डिसीजंस हैं या जो करेक्टिव स्टेप्स हैं वो आप लेंगे। दैट इज कंट्रोल प्रोसेस। अब चीज़ों को मैयर किस तरीके से करेंगे कि आपने जो भी कंट्रोल करना है वो किस तरीके से मैयर किया जाएगा। उसको मैयर करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस देख लें, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स देख लें, ओरल रिपोर्ट जो आपको ज़बानी लोग आके बताते हैं वो देख लें, या फिर आप रिटन रिपोर्ट देख लें। और कंट्रोल का क्राइटेरिया क्या होगा? अगर आप फाइनेंस की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो बजटिंग, कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स। मिसाल के तौर पर कंपनी ने कहा जी कि हम इस साल 10 लाख यूनिट जो है वो सेल करेंगे। अब आप सेल्स के थ्रू उसके कंट्रोल को चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉस्ट के थ्रू उसके कंट्रोल को चेक कर रहे हैं। अगर आपने एम्प्लॉयज़ को देखना है तो आप एम्प्लॉयज़ की जो गैर हाजिरी है उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जी एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन क्या है। आप एम्प्लॉयज़ के जो टर्नओवर है कि जी कितनी स्पीड से वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन का, वगैरह वगैरह। Comparing is the determination of degree of variation between actual performance and standard। अच्छा, अब देखें एक्चुअल परफॉर्मेंस और आप स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं। जब आप इनको कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोई रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप किस, मिसाल के तौर पर आपने प्लान किया जी कि मुझे 81% नंबर चाहिए किसी खास सब्जेक्ट के अंदर। आपके जो मार्क्स है वो आगे 79.5%। तो क्या इसका मतलब होगा कि आपने बहुत बुरा परफॉर्म किया है? मे बी और मे बी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कंट्रोल से पहले आपको कोई एक्सेप्टेबल रेंज और वेरिएशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि कितनी रेंज आपके लिए, ज़्यादा एग्जैक्ट 80% तो नहीं हो सकता, तो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि कितनी रेंज आपके माइंड में पहले से मौजूद है जो कि वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप कंपेयर करने की सिचुएशन में चीज़ों को ज़रा थोड़े से बेहतर तरीके से हो सकेंगे।
तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन इस किस्म की एक्सेप्टेबल रेंज डिफाइन करती हैं। आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो आपने शायद वो चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि एक्स प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन, तो ये बेसिकली एक्स प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन है। दिस लाइन इज एक्चुअली एक्स बार एवरेज, और ये जो दो वैल्यूज हैं ऊपर नीचे, दीज आर स्टैंडर्ड एविएशन। तो ये एक्स प्लस माइनस स्टैंडर्ड एविएशन के अंदर ये चीज़ मूव कर रही है। अच्छा, अब आपने चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि हाँ यार डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब उसमें क्या क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर तो कोई मेजर डेविएशन नहीं है देन द कोर्स ऑफ एक्शन इज डूइंग नथिंग। अगर कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन एग्जिस्ट करती है देन यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन। अब वो करेक्टिव एक्शन बाज़ केसेस में तो ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप इमीडिएट करेक्टिव एक्शन ले लें, और बाज़ केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ डेविएशन, और जब वो सोर्स ऑफ डेविएशन आए फिर आप करेक्टिव एक्शन ले पाएँ। बाज़ वक़्त ये हो सकता है कि आपने जो भी प्लान किया था अभी वो प्लान पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जब आपने उसको समझने की कोशिश की तो आपको पता चला कि वो तो प्लानिंग में ही गड़बड़ थी, वो तो स्ट्रेटजी में ख़राबी थी, वो तो हमने जो बेसिक प्लान किया था वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है हमें, या अपना जो ख़राबी जो आ रही है, जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होने की ज़रूरत है। कुछ एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ है, हमें एम्प्लॉयज़ को फायर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जॉब हुई थी जॉब को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो जो भी करेक्टिव एक्शन है, बाज़ कुछ करेक्टिव एक्शन बड़े छोटे लेवल का हो सकता है, बाज़ कुछ बड़े हाई लेवल का हो सकता है। तो जो भी करेक्टिव एक्शन है फिर आप उसकी तरफ मूव करेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड मूव करने की ज़रूरत पेश आए, ठीक है, कि क्या स्टैंडर्ड जो आपने डिफ़ाइन किया था, आपने जो डिफ़ाइन किया था जी मैं रोज़ाना 12 घंटे पढ़ूंगा, क्या ये स्टैंडर्ड ही पॉसिबल था या नहीं था? क्योंकि आप रोज़ाना 6-8 घंटे अगर ऑफिस में लगा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप रोज़ाना 12 घंटे पढ़ सकें? शायद नहीं। तो बाज़ औक़ात करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन में स्टैंडर्ड की रिवीजन भी शामिल होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्टिव एक्शन है वो ये सारी चीज़ें बेसिकली रोल उसके अंदर ये प्ले कर रहा होता है कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। आप अगर ये पूरी की पूरी पिक्चर देखें जिसमें मैनेजरियल डिसीजन दिखाया गया कंट्रोल प्रोसेस में, तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्या था। अब आप उस स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर किया तो पहला सवाल आपके माइंड में क्या आया कि क्या स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है? अगर यस हो रहा है तो मसला कोई नहीं, आई डू नथिंग। अगर नहीं हो रहा तो पहले आपने देखना है कि वो जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर तो एक्सेप्टेबल है, डू नथिंग। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आप देखें कि क्या स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है, कि जो आपने बेंचमार्क सेट किया था क्या वो एक्सेप्टेबल था। अगर वो एक्सेप्टेबल था इसका मतलब है फिर आप रीजंस तलाश करें कि वेरिएशन क्यों आई, और अगर वो स्टैंडर्ड ही प्रॉब्लम थी इसका मतलब है अब आप रिवाइज स्टैंडर्ड करेंगे और वो दोबारा प्रोसेस पूरे का पूरा चल पड़ेगा इसी लिहाज से। ओके, अब परफॉर्मेंस क्या है जिसके साथ आप कंपेयर करें। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है, कि जो भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट है दैट इज परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हम कैसे देख रहे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोसेसेस और एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट है। नॉर्मली ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अल्टीमेटली किस टर्म्स में शो होती है? ये अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन की नेट प्रॉफिट में शो होती है। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका असल मकसद तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना या शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। तो असल में ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस उस तरीके से शो होती है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर आपको स्ट्रेटजी, वर्क प्रोसेस, वर्क एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयज़ की वर्क को कोऑर्डिनेट करना, ये सारे के सारे फैक्टर उसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है? प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज, जो ओवरऑल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहाँ से आएगी? वो आएगी इनपुट से। और इनपुट में क्या चीज़ें हैं? इनपुट में रिसोर्सेज शामिल हैं, चाहे वो रिसोर्स मटेरियल की शक्ल में हो, चाहे वो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में हो, चाहे वो रिसोर्स फैसिलिटी की शक्ल में हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी है ये अल्टीमेटली अगर प्रोडक्टिविटी है तो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और ये प्रॉफिटेबिलिटी में जाके निकलेगी आपकी। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ये डिपेंड करेगा उस
उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या चीज है? दैट हाउ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर एंड हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स गोल। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल अचीव कर लिए मगर वो गोल ही बेहतर नहीं थे। यानी कि ये बिल्कुल वो वाली एग्जांपल है जो अक्सर हम क्लासरूम में ले रहे होते हैं कि हमने एक शख्स से कहा कि जी तुम्हारे पे डिपेंड करेगा कि तुम कितनी स्पीड से एक सीढ़ी चढ़ो। तो सीढ़ी रखी थी, वो फौरी तौर पर सीढ़ी चढ़ के दीवार पे चढ़ गया। तो उसको बताया गया कि नहीं यार, तुमने ये वाली दीवार पे नहीं चढ़ना था, तुमने दूसरी दीवार पे चढ़ना था। अब उस शख्स ने अपना काम एफिशिएंटली तो कर लिया लेकिन वहां करने की जरूरत ही नहीं थी। दैट इज इफेक्टिवनेस, कि उसे जाना कहीं और था। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लिए लेकिन बाद में पता चला कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज व्हाट, कि गोल्स कितने अप्रोप्रिएट है और फिर आपने उन गोल्स को कितनी खूबसूरती से अचीव किया है। इन दोनों चीजों के ऊपर काम करना बेसिकली असल में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के 3 नॉर्मल तरीकेकार हमारे पास मौजूद हैं। एक कहलाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एक कहलाता है कंकरेंट कंट्रोल और एक कहलाता है फीड बैकवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब होता है एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि एक्चुअल अकरेंस ऑफ प्रॉब्लम से पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करे कि यार यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कंकरेंट कंट्रोल का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस नॉर्मली हैंडल्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, यानी कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैनेजमेंट वर्कर्स के बिल्कुल साथ काम कर रही होती है और जैसे ही प्रॉब्लम आती है उसको साथ ही सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से आप फर्ज कर लें कि एक सुपर स्टोर में आपने एक ना एम्प्लॉय से कहा कि तुम तीसरे बॉक्स में जाके वो जो बने हुआ है उसके अंदर ये डब्बे लगा दो। ठीक है, और वो लगाने के लिए गया और वो जब लगाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता चला है कि वो जो शेल्फ है उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, वो डब्बे फिक्स नहीं हो रहे यहाँ पे। ठीक है, तो साथ ही उसका सुपरवाइजर वॉक इन करता हुआ आ गया और उसने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है और उसने साथ ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। दिस इज द टाइप ऑफ कंकरेंट कंट्रोल। और तीसरा ज़ाहिर कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज फीडबैक कंट्रोल, कि जब प्रॉब्लम हो गई है अब आपने उस प्रॉब्लम को कंसर्न लोगों तक पहुंचाया और फिर कंसर्न लोगों ने सोल्यूशन सोचने के बाद उसका कोई हल निकाला और उस हल के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये 3 किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल जो है वो होते हैं जिसकी मदद से हम फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर काम करते हैं। फॉरवर्ड कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल एंड कंकरेंट कंट्रोल, इस 3 किस्म के कंट्रोल के ऊपर हम नॉर्मली डिस्कशन कर रहे होते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल। और जिस तरीके से मैंने कहा कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के अंदर हम पहले ही प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, कंकरेंट के अंदर साथ साथ करते हैं एंड फीडबैक के अंदर उनकी अकरेंस के बाद किया जा रहा होता है। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है, इसलिए फाइनेंशियल कंट्रोल्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल कंट्रोल्स के जो टूल्स हैं वो नॉर्मली ये हैं कि हम बजट के थ्रू चीज़ें देखते हैं, हम रेशोज के थ्रू चीज़ें देखते हैं। रेशो एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा एनालिसिस है जो कि फाइनेंस में बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ होता है। और रेशो एनालिसिस का मतलब होता है कि आप फाइनेंस की मुख्तलिफ फिगर्स को आपस में कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ नेट इनकम मार्जिन। नेट इनकम मार्जिन का मतलब होता है कि मैं सेल्स को नेट इनकम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, या जिस तरीके से लफ्ज़ आपके सामने लिखा हुआ है लीवरेज। लीवरेज का मतलब होता है वी आर गोइंग टू सी that how much assets are there in the company and how much are the liabilities in the company। आपका अपना पैसा कितना है और आपका उधार कितना है। ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोलिंग हो रही होती है और हम हर वक्त ये हर कंपनी ने अपने कुछ प्लान्स बनाए होते हैं कि जी हम इस लेवल की लीवरेज मेंटेन करेंगे, इस लेवल की लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे, इस लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगी वगैरह वगैरह। इसमें कुछ सिंपल काम भी हैं और कुछ एडवांस काम भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के और बहुत से तरीके अब दुनिया ने दरियाफ्त कर लिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। जिस तरह आपको इस नाम से नजर आ रहा है बैलेंस्ड,
बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कस्टमर को सर्व कर रही हो लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रही हो, एक कंपनी जो है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है लेकिन कस्टमर को अच्छा सर्व नहीं कर रही, एक कंपनी फाइनेंशियली भी परफॉर्म कर रही है, कस्टमर को भी अच्छा सर्व कर रही है, लेकिन उसके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में फेल हो जाएगी। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन उस कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस बहुत ही वीक है। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जो कि ये देखता है कि कंपनी 4 बेसिक एरियाज में कैसा परफॉर्म कर रही है, और वो 4 बेसिक एरियाज क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के मालिकान है, जिनको हम बिजनेस की टर्म्स में शेयर होल्डर्स कहते हैं, व्हाट कंपनी इज ऑफरिंग टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देन व्हाट कंपनी इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है, क्योंकि कस्टमर इज द किंग अल्टीमेटली। देन व्हाट कंपनी इज ऑफरिंग टू इटसेल्फ, दैट इज इंटरनल प्रोसेस, कि कंपनी के इंटरनल प्रोसेस कितने बेहतर हैं। एंड देन व्हाट इज कंपनी ऑफरिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, हेयर पीपल, इनोवेशन एंड ग्रोथ एसेट्स कम। यहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यहाँ पे लोगों की जो सेल्फ मोटिवेशन इश्यूज हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड जो है, ये आइडिया आजकल दुनिया में बहुत यूज हो रहा है। सिमेंस और बड़ी बड़ी कंपनीज इसके बारे में काम कर रही हैं, और ये तो 4 थ्योरेटिकली ये 4 में डिफाइन होता है, फिर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी 4 के बजाय 5 एस्पेक्ट और 6 एस्पेक्ट में भी काम करने की कोशिश की है। जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो कुछ खास एरियाज पे डिपेंड करती है, और कमाल यही होना चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी ओवरऑल प्लानिंग और ओवरऑल कंट्रोल देखे तो वो उन तमाम एरियाज में देखे। दैट इज वाई इसका नाम ही बैलेंस्ड स्कोर कार्ड्स के तौर पर रखा गया है। आजकल कंट्रोल की जो बेसिक इश्यूज हैं, वो जिस तरह हमने तकरीबन हर टॉपिक में पढ़ा है कि एक जो बेसिक इशू है दैट इज क्रॉस कल्चरल इश्यूज। ठीक है, कि किस तरीके से बहुत से डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, बहुत से डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आपने किस किस किस्म के करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। बाज़ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पर सख्ती के साथ काम होता है, बाज़ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे मोटिवेशनल थ्रू काम होता है, बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा IT की जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्रॉस कल्चरल के तौर पर हम काम करते हैं। वर्क प्लेस कंसर्न बहुत ज़्यादा आगे हैं। वर्क प्लेस प्राइवेसी, वर्क वर्सेस वर्क प्लेस मॉनिटरिंग। लोग कंप्यूटर सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता लोग पर्सनल काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता लोग कौन सी वेबसाइट्स को सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे ऑफिस में बैठ के किस किस किस्म की जगहों पे मेल्स जा रही हैं। ठीक है, इसका क्या हल है? इसका एक हल ये है कि आपके पूरे जो आपका जो पूरा सिस्टम है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही हो। अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है तो उस सिचुएशन में एक इंतहाई किस्म का डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है कि जी आपके सिस्टम तक को मॉनिटर किया जा रहा है, आप 2 मिनट सुकून से बैठ नहीं सकते वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में आ रही है। एम्प्लॉय थेफ्ट, एम्प्लॉयज़ के बारे में ये कहना है कि जी एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पेन डाल के ले गए, पेंसिल इस्तेमाल कर ली, पेजेस इस्तेमाल कर लिए, पर्सनल प्रिंट्स निकाल लिए। दीज आर ऑल कंसर्न ऑल टेकन एज ए एम्प्लॉयज थेफ्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कंट्रोल के सिलसिले में। वर्क प्लेस वायलेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जिसके अंदर एंगर, रेज और वायलेंस वगैरह के ऊपर बारे में बात हो रही है, और दुनिया में ये इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर थेफ्ट एंड फ्रॉड के केसेस में अब कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं? फीड फॉरवर्ड से मुराद आपको पता है कि जो हम पहले से उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं, उसमें क्या हो सकता है? केयरफुल प्री हायरिंग स्क्रीनिंग, कि आप पहले ही लोगों को बहुत समझदारी के साथ हायर करें और ऐसे लोगों से बचें जिनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या बाकी कुछ हो। ठीक है, कंकरेंट केस में क्या हो सकता है कि आप एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करें ताकि वो भी इज्जत करें। और अगर कोई ऐसा इशू आ जाए कि जिसमें कोई ऐसा केस सामने निकल के आ जाए जिसमें थेफ्ट या फ्रॉड हुआ है, उस सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को ये पता होना चाहिए कि किसी भी सूरत में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और देयर इज़ नो माफ़ी और देयर इज़ नो फॉरगिविंग टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो हर केस में कुछ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स हैं, कुछ कंकरेंट कंट्रोल्स हैं और कुछ
फीडबैक कंट्रोल से। इसके मुताबिक फिर आप प्लान करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाने का। ये एक सर्वे हुआ 2000 के अंदर, जिसमें ये देखा गया कि किस किस किस्म के वर्क प्लेस वायलेंस हो रहे हैं। तो 42% ने इसमें कहा कि जी हमने येलिंग एंड अदर वर्बल अब्यूज़ को फील किया है। इसी तरीके से 29% ने कहा कि को वर्कर्स जो है वो उन पे येल करते हैं, बेसिकली बॉसेस नहीं बल्कि को वर्कर्स। 23% ने कहा कि हम वर्क रिलेटेड इश्यूज पर ऑफिस में रोए हैं, ठीक है। 14% ने कहा कि हमने ये देखा है कि किसी शख्स ने जानबूझ के ऑफिस के फर्नीचर को या ऑफिस की मशीनरी को डैमेज किया है, ठीक है। 10% ने कहा कि हमने अपने ऑफिस में फिजिकल वायलेंस देखा है, और 2% ने कहा कि किसी को वर्कर को स्ट्रक करके देखा गया है। तो दिस टाइप ऑफ वर्क प्लेस वायलेंसेस आर देयर। अब अगर वर्क प्लेस वायलेंस हो तो इसको कैसे देखा जाएगा? अगेन फीड फॉरवर्ड किस्म के कंट्रोल्स में क्या है कि मैनेजमेंट कमिटमेंट टू फंक्शनल नॉट डिसफंक्शनल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरीके से केयरफुल प्री हायरिंग स्क्रीनिंग इज अनदर आइडिया। कंकरेंट इश्यूज क्या है? मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रॉब्लम, कि आप कंटिन्यूअसली मूवमेंट के अंदर और आपको पता हो कि हाँ किसी भी किस्म का अगर कोई वायलेंस होने वाला है, कोई अगर प्रॉब्लम होने वाली है तो हमने उसको हैंडल करना है। और फीडबैक क्या है? फीडबैक यही है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर कम्युनिकेट ओपनली अबाउट इंसिडेंसेस एंड व्हाट इज बीइंग डन, कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को बताया जाए, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो हमें अप्रोप्रिएट एक्शन को इंश्योर करना है, और उसके साथ साथ कंपनीज की पॉलिसीज को रिव्यू करते रहना है अगर हमें कंपनी की पॉलिसी को कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है जी। आप अगर इसके अंदर देखें तो वर्क प्लेस मॉनिटरिंग बाय बेसिकली एम्प्लॉयर बहुत तक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कैमराज इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत सी जगहों पे वर्क प्लेस के अंदर मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया जाता है कि जी मोबाइल फ़ोन आपने इस्तेमाल नहीं करने। आपका जो ऑफिस का फ़ोन है उसको टेप भी किया जा सकता है, वीडियो मॉनिटरिंग हो सकती है, इसके साथ साथ फिजिकल जो सिक्योरिटी है वो भी यूज़ होती है। स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, फिंगरप्रिंट स्कैन हो सकते हैं, फेशियल रिकग्निशन या आइरिस स्कैन, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब दुनिया इस्तेमाल कर रही है वर्क प्लेस मॉनिटरिंग करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ की। कंट्रोल में कंटेम्प्रेरी इश्यूज और क्या है? सबसे बड़ी कस्टमर इंटरेक्शन, कि कस्टमर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करनी है ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने, इसलिए कि कस्टमर इज़ द अल्टीमेट किंग, ठीक है। तो उसके साथ किस तरीके से करनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आज की दुनिया में कंट्रोल के ऊपर चल रही है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करता है कि किस तरीके से कॉरपोरेशन की गवर्नेंस की जाएगी, किस तरीके से कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनीज के जो वो लोग हैं जिनके कंट्रोल में कंपनीज हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हों और कंपनी के शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचा रहे हों। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ फुल डिसिप्लिन नाउ, इसके अपने लॉज हैं और इसका अपना पूरा एक सिस्टम मौजूद है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोलिंग हो रही है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी जो कंट्रोलिंग है दैट इज़ थ्रू मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। ये खैर एक पूरी फील्ड है जिसको ज़ाहिर समझने के लिए हमें शायद एक पूरा लेक्चर की अलग ज़रूरत पड़े। बस आप इसको इतना यहाँ पे समझ लें कि जी कंट्रोल के अंदर इस वक्त एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके थ्रू कंपनीज जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट फाउंडेशंस फॉर कंट्रोल इन द मैनेजमेंट। थैंक यू।